आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है हीलियम नियॉन गैस लेज़र एंड द एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र. So first we will study this helium neon gas laser. So helium neon gas laser is a gas laser and it is a mixture of this helium and neon. So helium इसमें 90% होती है और जो neon होता है वो 10% होता है. So जो रेशो है helium neon की that is 9:1. So इसमें एक्चुअल में हमारे पास इट्स ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन और इसको हमने इस गैस जो ट्यूब है आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर ये मिक्स्ड है गैस और जो प्रेशर है इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो 1 mm ऑफ मरकरी है. दैट इज़ जो दोनों गैसेस हैं वो हमने बहुत ही लो प्रेशर पे रखी हैं इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपकी क्वार्ट्ज की और ग्लास की बनी होती है. और इस ग्लास ट्यूब में हमारे पास हमने यहाँ पे ये दो मिरर फिट किए हुए हैं M1 M2. जो M1 है वो आपका दिस इज़ कम्प्लीटली सिल्वर्ड है मतलब हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका पार्सली रिफ्लेक्टिंग मिरर है. इनके बीच में जो फोटोन एमिट होते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन में वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हमने ये कैथोड है और ये एनोड है. हमने यहाँ पे इन जो दो एंड्स हैं ट्यूब्स के इसके अक्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई की है हाई वोल्टेज सोर्स से. दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द गैसेस. सो जनरली जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो हीलियम और जो नियॉन गैस है उसके कुछ एटम्स की इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाती है. उसमें कुछ एटम्स होते हैं मिक्सचर्स के दे गेट्स आयनाइज्ड उनके आयन बन जाते हैं. दैट इज़ दिस एटम्स उनके आयन बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं फ्री होते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रॉन जब ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं सो दे हैव बीन एक्सीलरेटेड बाय दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स. और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कोलाइड विद द हीलियम एटम्स से कोलाइड करते हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं. और एक्साइटेड स्टेट में जो हीलियम एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं नियॉन एटम्स को जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं और उनको फिर वो एक्साइट कर देते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में. एंड वी सी द टू लेवल्स जिनमें पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है और उन दोनों के बीच में स्टिमुलेटेड एमिशंस होती हैं जो अब अभी हम देखते हैं इनमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम है आपकी हीलियम और नियॉन की वहाँ से क्लियर हो जाएगा. सो एज ए रिजल्ट हीलियम जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है जो कि आपके पास ये नियॉन एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट में और उनको एक्साइट करता है और खुद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. और ये प्रोसेस चलती है कंटिन्यूसली. तो इसके हम एनर्जी लेवल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें एमिशन होती है फोटोन्स की. सो ये हीलियम एटम्स आपके पास है इसके एनर्जी लेवल्स हैं E0 है बीच में E1 E2 E3 हैं पर हमने ये E3 लेवल्स यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है जो जिसकी एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और ये समवट मतलब हाईली मेटल स्टेबल है काफ़ी देर तक यहाँ पे एटम्स रुकते हैं हीलियम के. और ये आपके नियॉन एटम्स के एनर्जी लेवल्स हैं दिस इज द ग्राउंड स्टेट इस E0 डैश E1 डैश E2 डैश की एनर्जी है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 डैश की एनर्जी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो आपका E2 डैश लेवल है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट वही है जो कि हीलियम E3 लेवल्स की है. अब शुरू में हमारे पास ये मिक्सचर था हीलियम और नियॉन का आपके पास मिक्सचर है. हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ मतलब कि कुछ एटम्स हैं हीलियम या नियॉन्स के उनके आयन बन जाते हैं. आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड होते हैं क्योंकि दे ट्रैवल बिटवीन द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो कोलाइड करते हैं हीलियम एटम से और उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं एंड दे जो हीलियम एटम्स हैं दे गेट्स एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल E3. So they are excited by the electron collision that is random electron collisions. अब यहाँ पे जो हीलियम एटम है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है मतलब वो कोलाइड करता है जो नियॉन एटम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है. दैट इज़
इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, तो ये इनको ट्रांसफर करेगा एनर्जी और ये एक्साइट हो जाते हैं आपके E2 डैश को, E2 डैश में। अब E2 डैश में इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा एटम्स हैं, तो E2 डैश और E1 डैश में पॉपुलेशन इन्वर्सन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब हीलियम एटम एक्साइट हो रहे हैं, यहाँ E3 लेवल्स को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं नियॉन एटम्स को जो ग्राउंड स्टेट में, उनको एक्साइट कर रहे हैं कंटिन्यूसली E2 डैश में। सो देयर इज ए पॉपुलेशन इन्वर्सन बिटवीन E2 डैश एंड E1 डैश जो लेवल हैं ऑफ नियॉन एटम्स। अब क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कुछ एक जो आपका फोटोन है, सीड फोटोन, दैट इज द इंसिडेंट फोटोन्स या सीड फोटोन जिसको हम बोलते हैं, जो स्टार्ट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन, उसको ट्रिगर करता है लेजिंग एक्शंस को। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब आपके पास ये जब ये वापस आ रहे हैं तो कुछ फोटोन्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी जो है वो E2 डैश के बराबर है, तो वो कॉज करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। जैसे यहाँ पे एक ये एमिट इसको करेगा तो यहाँ से एटम्स को नीचे भेज देगा E1 डैश में। So that is the seed photon that is emitted due to the spontaneous emission may trigger और may start the lasing action. So E2 डैश से E1 डैश में आपके पास यहाँ पे फोटोन निकल रहा है जिसकी जो वेवलेंथ है 632.8 नैनोमीटर है। सो स्टिमुलेटेड एमिशंस होगी आपके पास यहाँ पे E2 डैश और E1 डैश में। उसके बाद जब एटम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सो दे कम टू द दिस ग्राउंड स्टेट बाई दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन और डी एक्साइटेशंस। सो इस तरह से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे जो हम पंपिंग करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन्स और एटम एटम, दैट इज इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन्स। जो हीलियम और नियॉन की जो इन इलास्टिक कोलिजन्स है उसमें वो पंपिंग होती है, इसके थ्रू जो एनर्जी मिलती है उससे एक्साइट होते हैं आपके नियॉन एटम्स। सो यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्सन आ गई E21 डैश और E1 डैश में स्टिमुलेटेड एमिशंस होगी, क्योंकि काफ़ी फोटोन्स निकलते हैं जब आपके हीलियम एटम वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट को, तो जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी E2 डैश एनर्जी के बराबर है, यहाँ पे जो E2 डैश और E1 डैश एनर्जी लेवल्स के बराबर है। सो दैट इज़ द दिस एनर्जी लेवल्स। तो जो इनका डिफरेंस है E2 डैश और E1 डैश का वो 1.96 है, दैट इज़ दिस इज़ 20.66 माइनस 18.70, दिस इज 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हमने कन्वर्ट किया फार्मूला से E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा से, तो यू कैन फाइंड द वेव लेंथ ऑफ जो लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है फोटोन, तो उसकी आती है 632.8 नैनोमीटर इस फार्मूले से। सो इसमें जो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ 33 नैनोमीटर के आसपास है। सो दिस इज़ द हीलियम नियॉन गैस लेज़र। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी दिस मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लेज़र बीम काफ़ी हाई एनर्जेटिक बीम है, सो इट कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस, दैट इज़ द डिस्टेंस लाइक बिटवीन अर्थ एंड मून। सो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सो बिकॉज बाई सेटिंग दिस दैट इज़ द रेट्रो रिफ्लेक्टर एट मून, हम यहाँ से लेज़र बीम भेजते हैं अर्थ से और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके रेट्रो जो रिफ्लेक्टर सेट किए हैं मून पे वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पे पहुँचने में हम टाइम नोट करते हैं, और वेलोसिटी हमें पता है इसका, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सो डिस्टेंस वी कैन फाइंड, सो दे आर द यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अलाइनमेंट में यूज़ होती हैं बिकॉज दे आर हाईली डायरेक्शनल्स होती हैं, इनकी स्प्रेडिंग बहुत कम होती है। तो जैसे आपने लॉन्ग पाइप वगैरह या टनल्स वगैरह बिछानी है तो वहाँ पे इनकी अलाइनमेंट करनी है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन पर्पजेज में, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम, और दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द अंडरग्राउंड दिस द अंडर वाटर कम्युनिकेशंस बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। और इनको साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस हैं वो जैसे केमिस्ट्री वगैरह में दे आर या दे स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी, सो दैट कैन बी यूज्ड, ये दैट कैन बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ लेज़र। और और जैसे आपके पास माइकल मोर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ भी हम इनका यूज़ करते हैं। सो दे आर यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। और मशीनरी एंड कटिंग में यूज़ करते हैं बिकॉज ये हाईली इंटेंस हैं, ये हाई एनर्जेटिक्स हैं, तो ड्रिलिंग वगैरह में या मशीनिंग करनी है, मतलब उसकी प्रिसीजन कटिंग करनी है, तो हार्ड मटेरियल्स हैं, दे कैन बी कट विद हाई प्रिसीजन, दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री।
or that is also used in the welding or fusing of these different materials, because they are they are focused into a very fine beam, और जब ये किसी स्पॉट पे पड़ती हैं तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती हैं, और हाई टेम्परेचर से दे आर यूज्ड फॉर द फ्यूजिंग और मेल्टिंग ऑफ metals in the industry. So they are also used in the weather forecasting. जो pictures हैं clouds की या movement of winds, that can be obtained with the help of laser beams. So data obtained हम करते हैं, that can be used for the इस weather forecasting. इसके बाद एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं इनको, बिकॉज दे आर द हार्ट ऑफ द म्यूज़िक एंड टीवी रिप्ले सिस्टम। और जो लेज़र विज़न वीडियो डिस्क प्लेयर्स वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, सो एंटरटेनमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन्स में इनका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, बिकॉज जो लेज़र बीम्स होती हैं दे कैन बी यूज टू इंड्यूस द न्यूक्लियर फ्यूज़न, बिकॉज जब ये किसी स्पॉट पे पड़ती हैं तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती हैं, तो लेबोरेटरी वगैरह में सो दे कैन बी यूज फॉर द न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इनकी, दैट इज़ यूज इन दिस मेडिकल एप्लीकेशन हैं, और इनको जैसे हम सर्जरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज इन द ब्लडलेस सर्जरी, और जैसे एंडोस्कोप वगैरह में यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ हम एक फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेज़र। सो लेज़र प्लस फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो हाईली यूज्ड इन द मेडिकल एप्लीकेशन। जैसे एंडोस्कोपी वगैरह होती है वहाँ पे हम लेज़र प्लस फाइबर ऑप्टिक्स, वो दोनों कंबाइंड यूज़ होते हैं। सो इस लेज़र प्लस फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ हाईली यूज्ड इन द मेडिकल एप्लीकेशंस। So these are the some applications of laser.